Hello student, today I am going to teach you History Chapter 2 Kings and Kingdoms of the Early Medieval Period यानी कि अर्ली मिडीवल पीरियड के राजा और राज्य। तो अर्ली मिडीवल पीरियड में कई वॉर होते रहते थे, कई युद्ध होते रहते थे क्षेत्रीय राज्यों के बीच में। और ये नॉर्थ और साउथ इंडिया दोनों, नॉर्थ साउथ दोनों के रीजनल किंगडम्स के बीच में बार बार युद्ध होते रहते थे और इस वजह से कई सारे राज्यों का उदय होता था और उनका पतन भी हो जाता था। तो सबसे पहले हम नॉर्थ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो अर्ली मिडिवल पीरियड में जो वार होते थे, युद्ध अक्सर हुआ करते थे। और ये युद्ध क्यों होते थे? तो जो फर्टाइल ट्रैक्ट्स होते थे यानी कि जो उपजाऊ ज़मीनें होती थी तो उन पर कब्जा करने के लिए लोग जो है वो युद्ध किया करते थे। एग्जाम्पल के लिए नाइन्थ से 13 सेंचुरी तक 3 पावर थे: पाल ऑफ बंगाल, गुर्जर प्रतिहार ऑफ वेस्टर्न इंडिया एंड द राष्ट्रकूट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन। तो ये जो थे ये कन्नौज पे कंट्रोल करने के लिए तीनों युद्ध किया करते थे आपस में। ये कन्नौज पे इसलिए कंट्रोल करना चाहते थे क्योंकि कन्नौज जो था वो गंगा के हट पे, गंगा प्लेन के हट पे सिचुएटेड था, यानी कि ये जो थी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ भूमि थी। तो इसलिए तीनों जो थे, कौन कौन, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, ये तीनों जो थे इस पे कंट्रोल करना चाहते थे। और इसी वजह से इन तीनों के बीच एक त्रिपार्टी स्ट्रगल हुआ, त्रिपक्षीय स्ट्रगल हुआ, जिसमें ये तीनों शक्तियाँ जो थी तीनों ने एक दूसरे के साथ युद्ध किया। राजपूत किंगडम्स। अर्ली मिडिवल पीरियड में कई राजपूत जो वंश थे, जो कई राजपूत जो क्लैंस थे, तो उन्होंने वेस्टर्न, नॉर्थर्न और सेंट्रल इंडिया के अलग अलग पार्ट्स पे अपना किंगडम स्थापित किया था। और ये किंगडम जो थे एक दूसरे से हमेशा युद्ध करते रहते थे। तो जब हर्षवर्धन के एम्पायर का जब डिक्लाइन हो गया, पतन हो गया, तो गुर्जर प्रतिहार जो था वो एक राजपूत डिनेस्टी था, पावरफुल राजपूत डिनेस्टी के रूप में उभरा और ये नॉर्थ इंडिया में उभरा। और जो प्रतिहार रूलर जो था उसने कन्नौज को जीत लिया और उसको अपना कैपिटल बनाया। इसके बाद वो त्रिपार्टी स्ट्रगल में इन्वॉल्व हो गया। प्रतिहार जो थे वो डिक्लाइन हो गए जब महमूद ने उन्हें हराया। और महमूद कौन था? तो रूलर ऑफ अफ़गान था, अफ़गान का एक शासक था और ये गजनी से आया हुआ था। और ये युद्ध कब हुआ था? 1018 में। 1018 में महमूद ने प्रतिहारों को हरा दिया। तो 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट राजपूत किंगडम्स थे जो प्रतिहार किंगडम के डिक्लाइन होने के बाद, उसके ख़त्म होने के बाद उभरे। और ये कौन कौन थे? तो ये चंदेलाज ऑफ बुंदेलखंड, परमार्स ऑफ मालवा एंड सोलंकीज ऑफ गुजरात एंड चौहान ऑफ दिल्ली एंड अजमेर, इनकी दिल्ली और अजमेर दोनों में चौहान का शासन था। पेनिसुलर इंडिया। पेनिसुलर इंडिया क्या होता है? तो इंडिया का वो पार्ट जो 3 ओर से समुद्र से यानी कि ओशियन वाटर से घिरा हुआ है, इसको हम पेनिसुलर इंडिया कहते हैं क्योंकि ये जो है ये 3 पार्ट से ओशियन वाटर से घिरा हुआ है, चारों तरफ ओशियन वाटर है। तो पेनिसुलर इंडिया, तो नॉर्थ इंडिया की तरह पेनिसुलर इंडिया भी जो था तो उसमें भी कई छोटे छोटे जो किंगडम्स थे वो आपस में युद्ध किया करते थे। नॉर्थ वेस्टर्न में डेक्कन था और राष्ट्रकूट ऑफ मालखेड़, ये जो थे ये दंती दुर्ग के अंडर में 8th सेंचुरी में उभरे। और इन्होंने चालुक्य ऑफ वातापी को ओवरथ्रो कर दिया, हटा दिया। चालुक्य ऑफ वेंगी ने नॉर्थ ईस्टर्न डेक्कन पे रूल किया। पल्लव ऑफ कांचीपुरम ने साउथ ईस्टर्न डेक्कन पे रूल किया। और किंगडम ऑफ द चोलाज ऑफ तंजावुर,
यानी कि ये जो चोलाज ने तंजावुर पे राज किया और पांडेज ऑफ मदुरई यानी कि पांडेज जो थे ये इन्होंने कहा मदुरई पे, और जो चेराज थे ये केरला पे, जो कि बाद में क्या था ये साउथ की तरफ इन्होंने राज किया। तो राष्ट्रकूट जो थे उनको पाल और प्रतिहार के साथ जो कि नॉर्थ इंडिया के थे पाल और प्रतिहार, तो इनके साथ ट्रिपार्टी स्ट्रगल में इन्वॉल्व होना पड़ा और इन्होंने प्रतिहार के एक्सपेंशन को डेक्कन में यानी कि जो विस्तारवादी जो नीति थी प्रतिहार की अपने क्षेत्र को विस्तार करने की, तो उसको चेक किया, वो उसको कम करना चाहते थे। तो पल्लव किंगडम जो था वो 9th सेंचुरी में वीक हो गया, कमज़ोर हो गया, और राष्ट्रकूट जो थे राष्ट्रकूट वो 10th सेंचुरी में चालुक्य ऑफ कल्याणी, जिनको कि लेटर चालुक्य भी बोला जाता है, तो उनके द्वारा ओवरथ्रोन कर दिए गए, गद्दी से हटा दिए गए, और लेटर चालुक्य का 12th सेंचुरी में डिक्लाइन हो गया। तो उनका जो टेरिटरीज था लेटर चालुक्य यानी कि चालुक्य ऑफ कल्याणी का जो क्षेत्र था, तो ये जो था ये यादवाज ऑफ देवगिरी और होयसल ऑफ द्वार समुद्र एंड काकतीय ऑफ वारंगल, यानी कि देवगिरी के यादवाज, द्वार समुद्र के होयसल और वारंगल के काकतीयों के द्वारा जो है उनके जो लेटर चालुक्य का जो टेरिटरीज था वो उस पर कब्जा कर लिया गया इनके द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है द मिडिवल किंगडम। तो किंग का मिडिवल किंगडम्स में किंग का क्या पोजीशन था? तो एक मिडिवल इंडियन रूलर्स जो था तो उसका जो प्रेस्टीज जो था, जो उसका इज्जत जो था, तो वो इस पे निर्भर करता था कि वो कितना बार जो है कितना युद्ध जीता है और उसने अपने क्षेत्र का कितना ज़्यादा विस्तार कर लिया है, अपने क्षेत्र को कितना ज़्यादा बढ़ा दिया है। और रूलर का जो अचीवमेंट होता था यानी कि उसने जो भी प्राप्त किए हुए होता था, जीता हुआ होता था, तो उसको एक प्रशस्ति में डिस्क्राइब किया जाता था, प्रशस्ति में लिखा जाता था। प्रशस्ति क्या होता था? तो जिसमें रूलर की प्रशंसा लिखी जाती थी। तो रूलर जो था वो हाई साउंडिंग टाइटल्स भी लेते थे, हाई साउंड करने वाले टाइटल, जैसे कि महाराजा धीराज। महाराजा धीराज का मतलब क्या होता है? किंग ऑफ किंग्स, राजाओं के राजा को महाराजा धीराज कहा जाता था। उसके बाद है या फिर त्रिभुवन चक्रवर्ती। त्रिभुवन चक्रवर्ती का मतलब क्या होता है? तो एम्परर ऑफ द थ्री वर्ल्ड, यानी कि तीनों लोकों का राजा। तो ऐसे ऐसे टाइटल से महाराजा धीराज और त्रिभुवन चक्रवर्ती जैसे टाइटल से राजा जो थे, मिडिवल राजा जो थे, वो अपने आप को नवाजते थे, ऐसे टाइटल देते थे। तो ट्रेडिशनली किंग्स और उनके वॉरियर जो थे वो क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते थे। क्षत्रिय कास्ट जो योद्धाओं का कास्ट माना जाता है। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि वो जो क्षत्रिय होते थे तो उनको जल्दी से लोग जो थे उनको अपना शासक एक्सेप्ट कर लेते थे, और जो नन क्षत्रिय होते थे यानी कि जो क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग नहीं करते थे बर्थ के अनुसार, तो उनको कुछ रिचुअल परफॉर्म करने पड़ते थे, और उस रिचुअल को परफॉर्म करने के बाद वे भी राजा बन जाते थे, वे भी क्षत्रिय ही कहलाते थे। तो इसी में राष्ट्रकूट रूलर जो थे दंती दुर्ग के, तो उन्होंने मालवा और गुजरात के पार्ट्स पे राज किया था, और उन्होंने एक रिचुअल परफॉर्म किया था जिसके बाद वो क्षत्रिय बन गया, और उस रिचुअल को हिरण्यगर्भ यानी कि गोल्डन वॉर्म कहा जाता है, महादाना टू। इसके बाद उन्होंने ये रिचुअल हिरण्यगर्भ यानी गोल्डन वॉर्म
जो रिचुअल था इसको परफॉर्म करने के बाद राष्ट्रकूट ने अपने आप को क्षत्रिय रूलर घोषित किया था। तो सोर्सेस ऑफ इनकम, इन राजाओं के इनकम के क्या सोर्सेस थे? तो जिस प्रकार से आज लोग टैक्स देते हैं तो उसी प्रकार से पहले भी लोग जो थे वो टैक्स देते थे, और राजा का जो इनकम होता था वो टैक्स से ही आता था। और ये टैक्सेस जो थे वो लैंड पे, ट्रेड पे, क्राफ्ट पे यानी कि ज़मीन पे भूमि कर लगते थे, व्यापार पे कर लगते थे, और भी जो कुटीर उद्योग जो थे, छोटे मोटे जो उद्योग होते थे, तो उस पे भी ये जो था ये टैक्स लगता था, और इसी से राजाओं को इनकम होता था। तो ये जो रिवेन्यू जो मिलता था, ये जो टैक्स मिलता था, तो ये रॉयल हाउस होल्ड यानी कि जो शाही जो रख रखाव होता था शाही दरबार के लिए, शाही मतलब राजा से जुड़े हुए चीज़ों के लिए वो जो खर्चे होते थे तो वो इसी टैक्स से भरपाई की जाती थी। फिर इस खर्चे का इस रिवेन्यू का यूज वार में यानी कि युद्ध में और शासन व्यवस्था चलाने में किया जाता था। रोड, फोर्ट, पैलेसेज और टेम्पल्स के कंस्ट्रक्शन में भी इनका यूज़ किया जाता था। तो बर्डन ऑफ जो टैक्सेशन, कभी कभी जो टैक्स का जो बर्डन था कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता था, टैक्स का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था किसानों पे, और जो छोटे जो आर्टिसन जो होते थे, क्राफ्ट्समैन होते थे, तो उन पे कभी कभी ज़्यादा टैक्स लाद दिया जाता था जिनसे उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। तो फॉरेस्ट ड्वेलर, हंटर्स एंड हर्डर्स जिनका टेरिटरीज जीत लिया जाता था, जिनका क्षेत्र जीत लिया जाता था, यानी फॉरेस्ट ड्वेलर, हंटर और हर्डर्स का, तो उनको भी टैक्स देना पड़ता था। नेक्स्ट है लैंड ग्रांट एंड फ्यूडेटरीज यानी कि भूमि अनुदान और सामंतवाद। तो उस टाइम पे, मिडिवल टाइम पे भी लैंड जो है वो ग्रांट किए जाते थे रूलर के द्वारा। जो भी अलग अलग जो सोसाइटी के सेक्शन में जो लोग आते थे तो उनको दिया जाता था लैंड। और ये लैंड जो है वो किनको ग्रांट किया जाता था? तो जो ब्राह्मण होते थे, पावरफुल ब्राह्मण या इम्पोर्टेंट ऑफिशियल, इम्पोर्टेंट अधिकारी जो होते थे, तो उनको ये लैंड दिया जाता था। और इस तरह से ये जो लैंड जो दिया जाता था तो वो एक कॉपर प्लेट पे रिकॉर्ड किया जाता था। जिसको दिया जाता था उसको कॉपर प्लेट पे वो रिकॉर्डेड होता था। सामंत क्या होते हैं? तो वो कभी कभी किंग जो होते थे वो अपने अधिकारियों को लैंड ग्रांट करते थे, वो कैश सैलरी के बजाय, यानी कि पैसे उनको सैलरीज में वेतन के बजाय उनको ज़मीनें ही दे दिया करते थे। और जो व्यक्ति जो ज़मीनें जो है रिसीव करता था वो किंग्स फ्यूडेटरीज बन जाता था। और फ्यूडेटरीज को इस ज़मीन के बदले कुछ पार्ट जो है कर के रूप में, पहले तो वो कर के रूप में कलेक्ट करता था उस लैंड से, यानी कि वो लैंड किसानों का होता था और उस पे रिवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार जो है वो सामंतों को दे दिया जाता था। तो इसी से इसी लैंड को क्या किया जाता था, इसी लैंड से जो ये सामंत थे पैसे जब कमाते थे, ज़्यादा अमीर बन जाते थे, तो ये खुद की भी सेना रखने लगते थे और उस सेना से राजा की सहायता भी करने लगते थे। कभी कभी तो ये इतने ताकतवर हो जाते थे कि यदि राजा कमज़ोर होने लगता था तो ये राजा की जगह को भी हथिया लेते थे। तो सामंत को कभी कभी बहुत ही ज़्यादा लैंड मिल जाता था और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर भी हो जाते थे और इस तरह राजा पे अपना प्रभाव जमाते थे। कभी कभी उनको कुछ इम्पोर्टेंट टाइटल्स भी मिलते थे, जैसे कि महासामंत और महामंडलेश्वर।
यानी कि ग्रेट लॉर्ड ऑफ द रीजन, इस प्रकार का टाइटल भी दिया जाता था। किंग जो थे, किंग ये धीरे धीरे किंग क्या हो जाते थे कि फ्यूडेटरीज पर, सामंतों पे डिपेंड हो जाते थे और इस प्रकार वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते थे। एग्जाम्पल के लिए राष्ट्रकूट जो थे ये फ्यूडेटरीज ही थे, जो कि जिन्होंने चालुक्य ऑफ वातापी को हटा करके, यानी कि ये जो राष्ट्रकूट थे फ्यूडेटरीज थे, सामंत थे, और सामंत होकर ये धीरे धीरे इतने ताकतवर बन गए कि ये राजा से भी ताकतवर हो गए और उन्होंने चालुक्य ऑफ वातापी को हटा दिया। चालुक्य वहाँ के जो राजा थे उसको हटा करके खुद राजा बन गए। अब ब्राह्मण एंड टेम्पल्स की क्या स्थिति थी, तो टेम्पल अथॉरिटी जो थे, टेम्पल अधिकारी और ब्राह्मण जो थे उनको टैक्स फ्री लैंड मिलता था, मतलब ऐसे लैंड मिलते थे जिस पे इनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था राजा को, और उनको उस लैंड से रिवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार था, लेकिन उसके बदले में वो राजा को कोई भी लैंड नहीं, वो कोई भी रिवेन्यू नहीं दिया करते थे। तो इस प्रकार ये भी जो थे ये भी ताकतवर ही धीरे धीरे हो रहे थे। तो ये न्यू टेक्निक, इरिगेशन की न्यू टेक्निक को भी यूज करते थे, और ये पर्शियन व्हील के रूप में जो ये न्यू उस टाइम की न्यू टेक्निक थी, तो वो क्रॉप की, फसलों की उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए, फसलों का उपज ज़्यादा हो इसलिए इनका यूज करते थे, नए नए टेक्निक का यूज करते थे। तो मिडिवल रूलर जो थे वो बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल बनवाते थे, ब्यूटीफुल टेम्पल्स बनवाते थे, ताकि वो अपनी इमेज को पब्लिक के बीच में बनाए रखें और अपना जो इमेज है वो एक दैवी इमेज, दैवी शक्ति का प्रतिनिधि के रूप में वो अपने आप को दिखाना चाहते थे, इसलिए वो टेम्पल्स बनवाते थे। और बाद में ये टेम्पल जो थे स्टोर हाउस ऑफ वेल्थ बन गए, यानी कि वेल्थ के, धन के ये स्टोर हाउस बन गए, जहाँ पे कि धन प्रचुर मात्रा में होती थी, और क्योंकि ये रिवेन्यू कलेक्ट करते थे और डोनेशन भी इनको रूलर से मिलता था, इन ब्राह्मण को मतलब इन टेम्पल में जो ब्राह्मण जो पूजा वगैरह करवाते थे, काम करते थे, रख रखाव का काम करते थे, तो उनको डोनेशन भी मिलता था रूलर से, और जो वेल्दी, जो धनी जो भक्त होते थे उनसे। तो इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा अमीर बन गए। तो टेम्पल जो थे वो अक्सर कुछ लोगों के द्वारा प्लंडर्ड किए जाते थे, लूट लिए जाते थे, और कभी कभी उनको डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाता था युद्ध के दौरान। तो कुछ टेम्पल का जो वेल्थ था, और कुछ टेम्पल टाउन्स का जो वेल्थ था, उनका जो धन था, वो आक्रमणकारी, विदेशी आक्रमणकारियों को भी अट्रैक्ट करता था। जैसे कि महमूद ऑफ गजनी एक ऐसा इन्वेडर था जिसने प्रतिहार को हराया, और महमूद जो था उसने 70 टाइम इंडिया पे रेड किया, इंडिया पे धावा बोला AD 1000 से AD 1027 तक, और उसने कई रूलर्स को हराया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के कई रूलर को हराया, और वो उसने अपना जो रूल था पंजाब से लेकर के सिंध, जो कि सिंध के कुछ पार्ट को अपने अंडर में, अपने कंट्रोल में लाया। महमूद ने कई सारे शहरों को भी लूटा, और कई पैलेसेस को लूटा, कई टेम्पल्स को लूटा, और उसमें फेमस जो था वो फेमस टेम्पल है सोमनाथ टेम्पल इन काठियावाड़। काठियावाड़ का जो सोमनाथ टेम्पल था तो वो भी महमूद के द्वारा लूटा गया। महमूद को ये भी कहा जाता है कि उसने इस जो टेम्पल्स को लूट करके उसका जो धन था वो मस्जिद को बनवाने में, जो है मस्जिदों को, यूनिवर्सिटी को, और गजनी के पैलेसेस, महल, गजनी के महलों को बनाने के लिए इस धन का यूज किया। तो ग्रेट स्कॉलर अल-बिरूनी महमूद के शासन में ही इंडिया आया था।